कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रशियन फैसिलिटी से 15 किलो प्लूटोनियम चोरी हो गया है। उनका अनुमान था कि टेररिस्ट इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए करने वाले थे। अगर उनके हाथ एक न्यूक्लियर ट्रिगर लगा और एक साइंटिस्ट जो उसे जोड़ सके तो वो कहीं भी एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकते थे। उन्हें यकीन था कि ये प्लूटोनियम ईरानियन टेररिस्ट के पास जा रहा है, जो नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का शांति समझौता हो। और जानकारी के लिए वो लोग ईरानियन एम्बेसी जाते हैं, पर वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसके बाद हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेन में छुट्टियां मनाने आया हुआ था। दोनों वहाँ खूब एंजॉय करते हैं और माइक ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। उसने कैटरीना को शादी के लिए प्रपोज किया, जो देख कैटरीना बहुत खुश होती है और वो उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। इसी खुशी में माइक अपनी एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक ड्रिंक लेने जाता है, पर जब वो ड्रिंक ले रहा था तभी कुछ हथियार बंद लोग बोट से उतरते हैं और वहाँ मौजूद लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। माइक दौड़कर कैटरीना के पास जाने की कोशिश करता है, पर इस दौरान उसे भी गोली लग जाती है। उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, पर तभी उसने कैटरीना को देखा जो बहुत डरी हुई थी। माइक ने उसके पास जाने की कोशिश की, पर तभी एक टेररिस्ट उसकी आंखों के सामने कैटरीना को गोली मार देता है। अपने आखिरी पलों में वो सिर्फ माइक को याद कर रही थी, पर ये बेरहम लोग उसे घसीटकर जमीन पर गिरा देते हैं और एक आदमी उसे दोबारा से गोली मार देता है, जिसके बाद वो माइक के सामने ही दम तोड़ देती है। इस टेररिस्ट अटैक में कैटरीना समेत कई सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। उस एक पल ने माइक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके 18 महीने बाद हम माइक को देखते हैं, जो अभी तक जिंदा था। गोली लगने वालों में वो अकेला था जो बच गया, पर अब उसकी दुनिया पूरी उजड़ चुकी थी। उसे बहुत पछतावा था कि वो कैटरीना को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। हालांकि माइक हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं था। वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक प्लान किया था। इन 18 महीनों में उसने लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और अब वो इतना घातक हो गया था कि वो अकेला उनके पूरे गिरोह को खत्म कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि दुश्मन उसके देश में नहीं थे। उस दिन बीच पर अटैक करने वाले टेररिस्ट इराक से आए थे, जहाँ जाने के लिए उसे लंबी प्लानिंग की जरूरत थी। जिहादियों के गिरोह में शामिल होने के लिए उसने हर दिन खुद को तैयार किया। इस्लाम और जिहाद की किताबों को उसने इस कदर अपने जहन में उतार लिया कि उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि वो एक जिहादी नहीं है। हर रात एक सीक्रेट आईपी एड्रेस से वो उन टेररिस्ट से उर्दू और अरबी भाषा में बात करता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो भी उनकी तरह बनना चाहता है और अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है, जिन्हें उन अमेरिकियों ने मार डाला। सामने से उसे एक वीडियो भेजा जाता है। जब माइक ने उसे प्ले किया तो उसमें उसे कुछ अमेरिकन सोल्जर्स दिखाई दिए जो इराक के आम लोगों को मार रहे थे। इसी वीडियो का इस्तेमाल करके उनका लीडर अल-मसूर नए टेररिस्ट को अपने गिरोह में शामिल करता था, और ये वही आदमी था जिसने कैटरीना पर आखिरी गोली चलाई थी। महीनों तक उनसे बात करने के बाद आखिरकार उसे उनसे मिलने का मौका मिल ही गया। माइक चुपचाप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए लीबिया में आता है, जहाँ उसे कुछ लोग मिले जो उसे एक आदमी के पास लेकर जाते हैं। उन्होंने उसका चश्मा और बैग उतरवाया और उसकी अच्छे से जांच की, ताकि ये पक्का किया जा सके कि वो कोई जासूस तो नहीं। इसके बाद उसे अल-मसूर के सामने पेश किया जाता है। अल-मसूर उससे इस्लाम के बारे में ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जो सिर्फ एक सच्चे मुसलमान को ही पता होते, पर माइक उसके हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है। वो कहता है, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, आपका भरोसा जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। अल-मसूर थोड़ी देर सोचता है और इसी बीच माइक ने एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ पर लगे टेप को काटना शुरू कर दिया। पर इससे पहले वो उसे मार पाता, अचानक कोई उसके सर में गोली मारता है, जिससे वो तुरंत मर गया। जल्द ही यूएस फोर्सेज उन पर हमला कर बाकी टेररिस्ट को भी मार डालती है। माइक अल-मसूर को अपने हाथों से मारना चाहता था, इसलिए उसके मरने के बाद भी वो उसे तब तक चाकू से स्टैब करता रहता है जब तक यूएस मिलिट्री ने उसे अरेस्ट नहीं कर लिया। इसके 30 दिन बाद हम माइक को फिर से देखते हैं, जो अपने असली रूप में वापस आ चुका था। इन 30 दिनों में एफबीआई ने उससे अच्छे से पूछताछ की। यहाँ पता चलता है कि वो उस पर पिछले 7 महीनों से नजर रख रहे थे। वो जो करना चाहता था एफबीआई ने उसे वो करने दिया, क्योंकि सिर्फ वही था जो उन्हें अल-मसूर के इतने पास ले गया। उसके बिना वो उसे कभी नहीं पकड़ पाते। इसके बाद एफबीआई की डिप्टी डायरेक्टर आयरीन खुद उससे मिलने जाती है और कहती है, हम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे साथ क्या करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि तुमने जो किया है उसके लिए हम तुम्हें जेल में डाल दें, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम हमारा साथ दो। वो चाहती थी कि माइक सीआईए के लिए काम करे, पर माइक कहता है, आपको नहीं लगता कि मैंने 18 महीने पहले ये सोचा होगा कि मुझे सीआईए ज्वाइन करना चाहिए, पर मैंने मंसूर को अपने दम पर ढूंढने की ठानी, क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। आयरीन समझ गई कि ये ऑर्डर फॉलो करने वालों में से नहीं है, इसलिए वो उसे आखिरी बार समझाते हुए कहती है कि या तो वो उनके साथ मिलकर काम करे या फिर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आयरीन अपने बॉस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि ये लड़का कमाल का है, बदला लेने के लिए ही सही, पर उसने खुद को जिस तरह ट्रेन किया हम वैसी ट्रेनिंग किसी को नहीं दे सकते। पर उसका बॉस कहता है, परेशानी ये है कि ये किसी की नहीं सुनता,
सबसे जबान लड़ाता है। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर उसे एक मौका देने को तैयार था, पर उसे टीम में शामिल करना है या नहीं ये उसके हाथ में नहीं था। एक और आदमी है जिसके सामने उसे खुद को साबित करना होगा और वो इसे दूसरा मौका नहीं देगा। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो CIA के सबसे बेस्ट ऑफिसर्स को ट्रेन करता था। इस आदमी का नाम हार्ली है। जब से उसने माइक की प्रोफाइल देखी थी तब से ही वो उसे नापसंद करने लगा था। माइक की आंखों में पट्टी बांधकर उसे शहर से दूर सुनसान जंगलों में ले जाया जाता है, जहां उसे उसके अगले मिशन के लिए ट्रेन किया जाना था। अपनी पहली मुलाकात में ही हार्ली माइक से बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता और कहता है, मुझसे नजर मिलाकर बात कर और जब मुझसे बात करोगे तो मुझे सर कहकर बुलाओगे। हार्ली जानना चाहता था कि वो यहाँ किस लिए आया है, क्योंकि अगर वजह पता नहीं होगी तो उसके जैसे लड़के उसकी ट्रेनिंग में एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। पर माइक उसे अपनी बैक स्टोरी बताकर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो बोला, ठीक है, फिर एक काम करो, मुझसे लड़के देखो, 20 सेकंड्स में पता चल जाएगा कि मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में खरा उतरता हूँ या नहीं। हार्ली को ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ने में बहुत मजा आता था, इसलिए वो बिना देर किए उसे ग्राउंड में ले जाता है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। हार्ली कहता है, मारो मुझे, पर माइक ने जैसे ही उस पर हमला किया वो उसे एक झटके में नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। बस उसका एक वार और माइक वहीं के वहीं लाश बन जाता। ये तो साफ हो गया था कि वो उससे बेस्ट नहीं है, पर अब ये देखना बाकी था कि क्या माइक यहाँ मौजूद लोगों में से बेस्ट है कि नहीं। ये जानने के लिए वो उसके विक्टर से फाइट करवाता है। विक्टर ने जैसे ही उस पर चाकू से वार किया, माइक ब्लेड को ही पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। विक्टर बोला, भला ब्लेड कौन पकड़ता है, पर यही चीज तो उसे दूसरों से ज्यादा खतरनाक बनाती थी। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, पर आखिर में माइक ये लड़ाई जीत जाता है। इसके बाद उन्हें और ट्रेन करने के लिए उन सबको एक स्पेशल ग्लासेस और एक बिजली का झटका देने वाली जैकेट पहनाई जाती है। उस चश्मे के अंदर उन्हें कुछ लोगों के चेहरे दिखाए जाते हैं। हार्ली उन्हें सब चेहरे याद करने को कहता है और बताता है, ये सब तुम्हारे टारगेट्स हैं जो कभी भी और कहीं से भी हमला कर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें गोली मारी तो तुम्हें एक जोर का झटका लगेगा, या फिर अगर तुम उन्हें मारते वक्त किसी आम इंसान को मारते हो तो और बड़ा झटका लगेगा। रूल्स बताने के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। उन सबको अपने टारगेट्स के वर्चुअल चेहरे दिखाए जाते हैं। उन्हें जितनी बार गोली लगती उन्हें उतनी बार करंट दिया जाता। ये करंट इतना तेज था कि उनमें से कई लोग ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। माइक को भी कई झटके लगते हैं, पर वो बाकियों की तरह हार नहीं मानता। वो किस हद तक जा सकता है ये देखने के लिए हार्ली जानबूझकर उन लोगों के बीच अल मसूर को डाल देता है और बस यही उसकी कमजोरी पकड़ आ गई। उसका चेहरा देखते ही माइक अपने सारे टारगेट्स को छोड़कर बस उसी को मार रहा था। इस दौरान उसे कई झटके लगते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकता। इससे पहले वो मर जाता, टेस्ट को वहीं रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर FBI को पता चलता है कि एक रशियन फैसिलिटी से 15 किलो प्लूटोनियम चोरी हो गया है। उनका अनुमान था कि टेररिस्ट इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए करने वाले थे और जानकारी के लिए वो लोग ईरानियन एम्बेसी जाते हैं, पर वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसी बीच पोलैंड में उस चोरी किए गए प्लूटोनियम को बेचने की तैयारी चल रही थी। हम यहाँ एक अमेरिकन आदमी को देखते हैं जो उनसे वो प्लूटोनियम खरीदने आया था, पर उनकी डील पूरी हो पाती उससे पहले ही वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उस अमेरिकन को उसकी वैन साइड करने को कहते हैं, पर उसके बोलने के अंदाज से उन्हें उस पर शक हो गया, इसलिए पुलिस ने उसकी वैन की तलाशी लेने की सोची। एक वैन में इतने सारे लोगों को देखकर उन्होंने जल्दी से बैकअप बुलाया, पर तभी वो अमेरिकन उन सभी को मारकर वहाँ से भाग जाता है। गोलियों की आवाज से वहाँ भगदड़ मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो अमेरिकन 15 किलो प्लूटोनियम लेकर भीड़ में कहीं गायब हो गया। वो अमेरिकन आदमी भागते हुए CCTV में कैप्चर हो गया था, पर उसकी असली पहचान अभी तक सामने नहीं आ पाई थी। जब हार्ली ने उसे न्यूज में देखा तो उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। इसके बाद हार्ली आयरीन के पास जाता है और उसे वो CCTV फुटेज दिखाते हुए कहता है, गौर से देखो इस चेहरे को, तुम्हें ये जाना पहचाना नहीं लग रहा? पर आयरीन उसे कहती है कि ये वो नहीं हो सकता, उसे तो कई साल पहले ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया था। पर हार्ली को पूरा यकीन था कि ये वही है, क्योंकि CIA को कभी उसकी लाश नहीं मिली। पता चलता है कि वो आदमी जो प्लूटोनियम को चोरी करके भागा था वो भी कभी CIA के लिए काम करता था और उसे हार्ली ने ही ट्रेन किया था। पर आगे चलकर उसने अपने ही देश से गद्दारी की और एक मर्सिनरी बन गया। जिन लोगों ने उसे देखा है वो उसे घोस्ट के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हार्ली समझ गया कि अगर ये इन सब में शामिल है तो जरूर कुछ भयानक होने वाला है। आयरीन को पता चला कि इस्तांबुल के एक आर्म्स डीलर ने कुछ दिन पहले ही रशिया से एक न्यूक्लियर ट्रिगर खरीदा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर वो इसे घोस्ट को बेचने वाला था। इसके बाद हार्ली माइक के पास जाता है, क्योंकि उसे एक आखिरी सबक सिखाना अभी जरूरी था। वो जानबूझकर उसके सामने कैटरीना की वीडियो प्ले कर देता है जो उस दिन माइक ने अपने फोन से रिकॉर्ड की थी। माइक ने उसे वीडियो बंद करने को कहा, पर हार्ली और वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे माइक का गुस्सा ट्रिगर हो गया और वो हार्ली पर टूट पड़ा। पर हार्ली एक केबल से उसकी गर्दन जकड़ लेता है और कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे फैसले के बीच आते हैं। आइंदा कभी भी इमोशंस को पर्सनल मत होने देना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे।
माइक उसकी बात अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद उसे भी मिशन का हिस्सा बना लिया गया। अगले दिन वो तीनों इस्तांबुल जाते हैं, जहां उन्हें अनिका नाम की एक और CIA एजेंट मिली जो इस मिशन में उनका साथ देने वाली थी। वो उस आर्म्स डीलर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो आर्म्स डीलर होटल में जाने से पहले किसी से बात कर रहा था। खाली उन्हें इंतजार करने को कहता है, पर माइक उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता और बड़ी चालाकी से उस दूसरे आदमी का फोन चोरी कर लेता है। जब उन्होंने उसे हैक किया तो पता चला कि कल एक रेस्टोरेंट में वो आर्म्स डीलर किसी को न्यूक्लियर ट्रिगर देने वाला था।